तरीके से एकदम से रोड्स पे क्राउड शुरू हो गए हैं, ऐसा लगता है कि लोग भूल ही गए हैं कि कुछ हुआ था। ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम प्रोग्रेस करते हैं कि ये कर दें तो हमें ये चीजें पता चल जाएंगी, वो हम कर नहीं पाए। इस सिम्टम शुरू होने से 3 दिन पहले से अप टू 3 डेज पहले तक पेशेंट इन्फेक्ट कर सकता है दूसरों, जिसको देख के आप सोच नहीं सकते कि इतनी जल्दी कुछ हो जाएगा। ऐसे केसेस को भी कोरोना ने छोड़ा नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब केसरी ग्रुप पर आज हमें जुड़ा है कोविड-19 टीम के सीनियर मेंबर डॉक्टर MS कंवर हैं हमारे साथ। रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं और लीड हैं लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के, और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय निकालने के लिए। थैंक यू शमी। डॉक्टर कंवर, इस काल को हम कोरोना काल कह रहे हैं, कोविड टाइम्स कह रहे हैं, कोरोना टाइम्स कह रहे हैं। इसका अगला पड़ाव क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। इस कोरोना काल का अगला पार्ट क्या होगा? देखिए, अभी तो जिस तरीके से एकदम से रोड्स पे क्राउड शुरू हो गए हैं, ऐसा लगता है कि लोग भूल ही गए हैं कि कुछ हुआ था। ट्रैफिक जैम्स दोबारा से शुरू हो गए हैं और लोगों को अपनी जिंदगी को कैचअप करने की जरा जल्दी लग रही है। हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये वक्त है जबकि केसेस एकदम से बढ़ सकते हैं और बढ़ने शुरू भी हो गए हैं कुछ पिछले हफ्ते भर से। अभी 5000 से डेली नंबर ऊपर ही जा रहा है हर रोज इंडिया में नए केसेस का। अगर लॉकडाउन खुलता है, हमें पहले ही मालूम था कि नंबर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी लग रहा है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग बैटल एंड हमें वी हैव टू लिव विद कोरोना। जब ये दिमाग में आ जाए कि वी हैव टू लिव विद कोरोना, देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन रिस्क आल्सो। और इकोनॉमी भी चलानी है, इकोनॉमी का सत्यानाश चल रहा है और थिंग्स हैव टू स्टार्ट मूविंग। लेकिन ये है कि उस नई जिंदगी को पोस्ट कोरोना लाइफ में हमें कुछ बेसिक चीजें लेके चलना है, जैसे कि हमेशा यूजिंग ए मास्क, कीपिंग ए स्मॉल बॉटल। आई ऑलवेज एडवाइज कि एक छोटी सी बॉटल अपने पॉकेट में रखिए, उसमें सैनिटाइजर से भर के, और आपको डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करना है, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे सफर कर रहे हो, टैक्सी में हो, ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं कुछ खरीदने गए हैं, मॉल में गए हैं। ये सारी चीजें बड़े केयरफुली आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और अब दूसरों से दूर रहना पड़ेगा, ताकि आपको दूसरों से ना हो और दूसरे भी आपसे डरे नहीं, आपसे उनको भी तो खतरा है ना। सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और जब भी कभी इधर उधर हाथ लगाएं तो अपने सैनिटाइजर से थोड़ा सा निकाल के तो अपने हाथ साफ कर लें, तो एटलीस्ट यू फील मोर सिक्योर। और हाथ को अपने चेहरे की तरफ मत ले जाए। ये चीजें बेसिकली अब हमें लेकर के चलना है फॉर मे बी ए ईयर और 2, जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं सबको मिल जाती। जी, हेल्थ सेक्टर के लिए क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, देयर इज नो वे दैट द हेल्थ सेक्टर इज गोइंग टू बी द सेम एज इट वाज, और हॉस्पिटल्स उस तरीके से फंक्शन तो करेंगे नहीं जैसे पहले करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे और क्लिनिकल साइड पे दोनों तरफ काफी चेंजेस हो रही हैं, देखी जा रही हैं और होंगे भी। अब तो नमस्ते ही यूज किया जाता है, हाथ हम हैंडशेक तो खत्म ही हो गया, और ना ही hugs and high five are gone. Lockdown was a social vaccine. It was a sort of a tactical war against the virus. लेकिन अब जब spurt of cases expected हैं हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स को भी उसके लिए रेडी रहना चाहिए, रेडी हो भी रहे हैं, और उसके लिए पेशेंट फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। बल्कि 2-3 और सर्जरीज जो बड़ी देर से पेंडिंग चल रही थी कुछ महीनों से, लोग सर्जरी के लिए भी अब आना शुरू हो गए हैं। सो लोगों को ये देखना जरूरी है कि हम हॉस्पिटल जाएं कि नहीं जाएं। लोगों के डर
में दिल में डर ये है कि हॉस्पिटल जाने से कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। देखिए, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, वो बहुत चौकन्ने हैं आपसे कहीं ज्यादा, क्योंकि उनको पेशेंट से इन्फेक्शन लगने का डर है, और उसके लिए वो जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो सारे हॉस्पिटल में एक यूनिफॉर्म तरीके से प्रिकॉशंस ली जाती हैं। और उसके देखते रहते, हाँ, जहाँ कोरोना के केसेस भी ट्रीट हो रहे हैं वो सेक्शंस बिल्कुल सेपरेट हैं, तो उनका मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होता। सो या तो वार्ड्स ही अलग हैं या वो हॉस्पिटल्स ही अलग बन गए हैं जिसमें कि मिक्सिंग नहीं होती। सो आपको इस चीज से डरना नहीं चाहिए। हाँ, कई चीजें उसमें हैं जो कि आपको बड़े ध्यान से देखनी भी पड़ेंगी। आप जब हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो एक तो सबसे पहले आपकी टेम्परेचर चेकिंग होती है, और कोशिश ये की जाती है कि वो पेशेंट जो कि कोरोना के हो सकते हैं, जिनको कुछ सिम्टम थोड़े बहुत भी मिलते जुलते हैं, उनको सेग्रीगेट किया जाए और फ्लू क्लिनिक में भेज दिया जाए। सो ये किया जाता है। डिस्टेंसिंग तो हर वक्त मेंटेन की जाती है हॉस्पिटल्स में, इसमें तो कोई शक नहीं है। एवरीबडी इज यूजिंग मास्क, आप भी पहने होते हो एज पेशेंट, और सारा स्टाफ पहना होता है। सैनिटाइजर्स आर एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल्स। आपको हर काउंटर पे सैनिटाइजर मिल जाएंगे, इवन कॉरिडोर्स में आपको टेबल पे सैनिटाइजर मिल जाएगा। सो कीप यूजिंग दैट। हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि एक से ज्यादा अटेंडेंट हॉस्पिटल में लेके ना आए, ताकि भीड़ ना हो, कम से कम वहां पे लोग आए। सिर्फ पेशेंट आए तो और भी अच्छा है। हम चाहते हैं कि वेटिंग टाइम भी मिनिमाइज किया जाए ताकि वहां पे भीड़ ना हो। हम अपने ओपीडी का कमरा भी पार्शली खोल के रखते हैं आजकल, ताकि हवा का फ्लो जो है, एयर कंडीशन का फ्लो इस तरीके से हो ताकि हवा बाहर की तरफ जाए और अंदर एकदम से कंजेशन ना हो, और अगर कुछ वायरस हो भी तो वो कंसंट्रेट ना हो सके। हम लोग पीपीज, या तो पीपीज पहनते हैं या मास्क पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, हेड कवर पहन लिया, गाउन पहन लिया, और कई स्पेशलिटीज जैसे कि डेंटल है या ईएनटी है या आई है, उनमें एक्सपोजर पेशेंट से डॉक्टर को होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो वो हम फेस शील्ड हम भी पहनते हैं, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी है। फेस शील्ड भी एक तरीके के से कंप्लीट पीपी पहनते हैं। सो आप घबराइए नहीं कि अरे इतना कुछ पहना हुआ, ये आपकी हिफाजत के लिए पहना हुआ, उनकी हिफाजत भी हो गई, आपकी भी हो रही है। सो N3 मास्क, फेस शील्ड, गाउन, ग्लव्स, ये सब चीजें पहनी होती हैं ताकि दोनों तरफा प्रोटेक्शन हो सके। और पोस्ट एग्जामिनेशन हैंड वॉश हैज बिकम मैंडेटरी। सैनिटाइजर से फिर हम ग्लव्स को रिमूव करते हैं, फिर सैनिटाइजर से हाथ करते हैं साफ, फिर नया ग्लव यूज करते हैं। इस तरीके से बहुत प्रिकॉशन लिए जाते हैं। और जब एक पेशेंट कमरे से बाहर जाता है तो सारा टेबल, चेयर, स्टूल और डोर नॉब्स, वो सारी दोबारा से उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से एक इंसान साफ करता है। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे गंभीर बीमारियों वाले मरीज और नॉर्मल मरीज जो हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, वो जब हम आमतौर पे क्लिनिक या हॉस्पिटल चले जाया करते थे, अब इन पेशेंट्स के लिए क्या बदलाव आएगा? देखिए, एक तो फ्लू के सिम्टम मिलते हैं कि अगर थोड़े बहुत भी खांसी जुकाम किसी को लग जाए तो उसके दिमाग में आजकल सबसे पहले ये चाहता है कि वो मेरे को कोविड हो गया। अगर ऑलरेडी कोविड नहीं हो चुका, आप ट्रीटमेंट आप रिकवर नहीं हो चुके, तो आपके ये दिल में डर तो बैठा रहेगा। लकीली वी आर नाउ इन द समर मंथ्स। अगर कहीं सर्दियों का टाइम शुरू हो गया होता तो ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता। अब आजकल फ्लू के टाइम नहीं है। अगर आजकल आपको सर्दी जुकाम या खांसी या फीवर होता है तो कोविड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ना कि रूटीन फ्लू। सो वो इशू आएगा, खड़ा होगा जब हम नवंबर-दिसंबर में पहुंचेंगे। लेकिन लेट अस होप कि तब तक डिजीज कुछ सेटल हो जाएगी और काफी हद तक कुछ कंट्रोल भी आ जाएगा, या मेडिसिन से या वैक्सीन भी तब तक किसी स्टेज तक पहुंच जाएगी। नहीं तो मार्च अप्रैल तक वैक्सीन शायद तैयार हो जाएगी।
हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा, अब आगे आगे हॉस्पिटल्स को ढालना होगा, कोविड टेस्ट पहले ही नए मरीज की एंट्री से पहले होना चाहिए। और लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत के हेल्थ सेक्टर की जो चुनौतियां हैं, और भारत जो है वो गांव में बसता है, असली भारत तो गांव में बसता है, तो उस हिसाब से ये सारे बदलाव जो है चुनौती बनने वाले हैं डॉक्टर। बिल्कुल। हम कुछ हद तक तो इस चीज को जब लोग अपना मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि पेशेंट्स ज्यादा छोटी छोटी बातों के लिए विजिट ना करें हॉस्पिटल, जहाँ पे पेशेंट को एग्जामिन ही करना पड़ता है, वहां पे तो आना ही है पेशेंट। ये खासकर डिसीजन लेने के लिए, इसकी सर्जरी करनी है नहीं करनी या कुछ करना है, अच्छी सिचुएशन में तो पेशेंट को आना ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज दे कैन यूज द सिंपल व्हाट्सएप एंड उसके थ्रू वीडियो कंसल्टेशन आजकल काफी शुरू हो गई है होनी, और बड़ी सक्सेसफुली हो रही है। और ये कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया है कि ये इट इज वैलिड, इट इज नॉट इलीगल। लेकिन जो आपने बताया, गांव के जो लोग हैं वो वैसे भी पहले अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाया करते थे, या नजदीक का जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल होता था, वहीं जाया करते थे, तो ये सुविधा वहां तो उनको मिलेगी नहीं। सो दे विल हैव टू पुट अप विद दिस कि उनको अभी अपने जो इमीडिएट केयर गिवर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या नजदीकी जो सरकारी हॉस्पिटल, वहीं पे जाना पड़ेगा उनको। ये तो रही पेशेंट्स के का जो कांटेक्ट करने का हमारे साथ तरीका रहेगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो CMEs हैं, वेबिनार्स हैं, लेक्चर्स हैं, इवन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो विद इन ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन वो जो मीटिंग्स हुआ करती थी, एक कमरे में 10 आदमी 20 आदमी बैठे डिस्कस कर रहे हैं, वो भी चीजें कम हो रही हैं, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर्स। तो उस हिसाब से वेबिनार्स या थ्रू जूम मीटिंग्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। इट इज लाइक दे आर ओवरलोडेड। सो मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल के लिए ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन होने वाली है, और इसी पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। एंड और ये बड़े सक्सेसफुली हो रही है, इसमें कोई अब लोगों को आदत पड़ गई है, इट इज बिकम ए नॉर्म नाउ। डॉक्टर साहब, हेल्थ सेक्टर को लेकर जो चुनौतियां हैं, रैपिड टेस्टिंग, जो एंटीबॉडी किट है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। तो क्या इस सेक्टर को अब बहुत ज्यादा, मतलब भारत को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, भारत को तैयारी की जरूरत है, और ताकि हमें चाइना पर निर्भर ना रहना पड़े? याद होगा कि 1 महीना पहले चाइना ने किट्स भेजी थी, 1 महीना पहले वो यूज होना शुरू हुई, लेकिन जयपुर में ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया कि उनकी जो सेंसिटिविटी है उन किट्स की समथिंग लाइक 5.5%, शेमफुल। सो दे इमीडिएटली रेज्ड कंसर्न, अलार्म खड़ा हो गया। उन्होंने फिर ICMR ने वो विड्रॉ कर लिया था, और सभी जिनको भी किट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी स्टेट्स को, उन सबको उन्होंने फिर इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज किट्स यूज ना करिए। सो वी आर सेंडिंग दिस किट्स बैक, and then they placed an order with Germany. तो वो किट्स अभी मुझे नहीं लगता कि अभी आई होंगी, क्योंकि अगर आ गई होती तो ICMR डिक्लेयर भी कर देता, उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई होती। वो आजकल तो रोज बुलेटिन आता है, तो उसमें उस चीज की हमें इंफॉर्मेशन दी जाती और स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती। उसमें एक तो आप जो क्लस्टर्स हैं, या जैसे माइग्रेंट पॉपुलेशन थी, जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव मिलने वाले हैं, वहां आप एंटीबॉडी से, रैपिड एंटीबॉडी रिपोर्ट ले सकते हैं। उसी वक्त जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट लिया और आपने देख लिया कि ये पेशेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तभी उनको नेजल स्वैब, जो RT-PCR हम टेस्ट करते हैं, तभी वो टेस्ट किया जाएगा। अगर नेगेटिव है तो समझ लीजिए कि उसको डिजीज नहीं है। अगर एक IgG होती है, इसमें IgG अगर ज्यादा हो तो हम, और RT-PCR नेगेटिव हो, तब हम कहते हैं कि ये इंसान को डिजीज आई
और चली गई और अब एंटीबॉडीज बन गई हैं, आईजीजी पॉजिटिव है, तो अब तो सकता है ना ही किसी को इन्फेक्शन दे सकता है. सो ही इज नाउ ए फ्री टू डू हिज वर्क. डर, उसको अपना डर है, ना किसी और को देने का डर. सो इट इज द बेस्ट दैट वी ऑल वांट कि हमारा आईजीटी पॉजिटिव हो जाए और हमारा आरटीपीसीआर नेगेटिव हो. इससे बढ़िया चीज कोई नहीं. सो इससे हम एंटीबॉडी से किट से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से लोग, कौन से पॉपुलेशन, कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम अब काम पे बिल्कुल बिंदास छोड़ सकते हैं कि वेल फाइन, यू आर फाइन टू गो अहेड विद योर नॉर्मल रूटीन डेली एक्टिविटीज, योर वर्क एंड एवरीथिंग. और उनको एक तरीके का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि ये इनके टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव है. So he's so वो एक कोरोना फ्री का सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो then you are like you know, you are back to your normal. So ये फायदा है एंटीबॉडी किट का. लेकिन अभी इंडिया में अभी शुरू नहीं हो पाए. जो हुए थे वो चाइना को वापस कर दिए गए, बेकार थे जी. लेकिन ये टेस्टिंग अगर नहीं हुई है, इससे हम कितना पीछे पड़ गए हैं. केसेस तो 1 लाख के पार चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे टेस्ट जो अब तक हो जाने थे वो नहीं हो पाए. कि ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम प्रोग्रेस करते हैं कि ये कर दें तो हमें ये चीजें पता चल जाएंगी. वो हम कर नहीं पाए. अगर कर लेते तो हम माइग्रेंट पॉपुलेशंस को, क्लस्टर्स को, जिसको हम क्वारंटाइन एरियाज कहते हैं, जो बिल्कुल कंटेनमेंट जोन्स हैं, अब कंटेनमेंट जोन में आप टेस्ट ही नहीं कर पाए तो आप प्रिज्यूम करके चल रहे हो कि कंटेनमेंट जोन में सारे इन्फेक्टेड हैं. ऐसा नहीं होता. सो वो अगर होती फैसिलिटी हमारे पास तो हम 2 स्टेप आगे होते. जी. आजकल आपके पास कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, कैसे आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, कुछ आपने बदलाव देखा हो? बदलाव कुछ ज्यादा नहीं. फीवर इज स्टिल द मेन सिम्टम. फीवर और कफ, गला खराब, कईयों को नाक स्टफी हो जाता है और कईयों को डायरिया सा या नौशिया या थोड़ी सी पेन अब्डोमेन होती है. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम अभी भी फीवर है. किसी पेशेंट में स्मेल खत्म हो जाती है. हमारे एक एम्प्लॉय है इस वक्त जिसमें कहता है मेरे को तो स्मेल ही नहीं आ रही. सो उसको ही इज कोविड पॉजिटिव. सो ये चीजें हैं. कईयों को हेडेक भी शुरू हो गई, किसी को चिल्स भी शुरू हो गए जो कि पहले नहीं थे पेशेंट्स को. लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन सिम्टम्स है. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कई पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनमें सिम्टम है ही नहीं. सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया तो पता चला कि जी आप पॉजिटिव हो. वो क्या पेशेंट कहता है जी मेरे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है लेकिन पॉजिटिव है. जस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पता चला. और एक चीज और इस बीमारी में बड़ी देखने वाली है जो कि इस बीमारी को आगे बढ़ा रही है, कंट्रोल में दिक्कत डाल रही है, वो ये कि सिम्टम शुरू होने से 3 दिन पहले से अप टू 3 डेज पहले तक पेशेंट इन्फेक्ट कर सकता है दूसरों. अभी सिम्टम भी शुरू नहीं हुए, अगर आप दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो किसी को क्या पता घर में या आपके ऑफिस में या कौन, क्योंकि अच्छा भला है किसी को कोई सिम्टम नहीं है, उसने इन्फेक्शन शुरू कर दिया. ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस बीमारी में जो कि इसको आगे स्प्रेड कर रही है. जी. डॉक्टर साहब, फिर यहाँ से अभी जो लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली है, यहाँ से आगे कोविड-19 या कोरोना जो है ये कहाँ तक जाने वाला है? लंबी लड़ाई है. आपको ये सोच के चलना चाहिए कि ये जो हम मेजर्स ले रहे हैं ये 1-2 साल तो चलेंगे. जब तक वैक्सीनेशन नहीं सबको लग जाती तब तक जिसको इन्फेक्शन होके नहीं हटा वो सिक्योर तो फील करेगा नहीं. जिसको इन्फेक्शन हो चुका उसको भी दिल में ये रहेगा कि मैं जब तक मेरे आईजीजी एंटीबॉडीज बॉडी में हैं तब तक तो मैं सिक्योर हूं. लेकिन इस डिजीज की हिस्ट्री अभी नहीं पता कि आईजीजी एंटीबॉडी जो आपके है वो कितनी देर बॉडी में रहेगी. आया कि वो किसी स्टेज पे आके कम हो जाएगी तो दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए. ये एक चीज है जो अभी तक साइंटिस्ट को मालूम नहीं है. ओनली टाइम विल टेल. जी. डॉक्टर, एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि
इसमें 60 प्लस के जो अब ये कहा जा रहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, जो 60 प्लस वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें नॉर्मल लाइफ में जाना है और कोरोना के साथ रहना है तो हमें प्रिकॉशन की वैक्सीन है वही लेनी होगी, और ये जो 60 प्लस वाले हैं इनको क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ नहीं, they have to be more careful. You know, they have to get along with their life, लेकिन they have to be more vigilant, more careful. Isolation में के मामले में मिक्स अप, जैसे आगे फैमिलीज में सारे बैठे, इकट्ठे बैठे, हाथ लगाया, इधर लगाया, हो गया. They have to be more careful, क्योंकि ज्यादा मोर्टेलिटी जो हुई है, अबाउट 80% जो मोर्टेलिटी हुई है वो इसी एज ग्रुप में हुई है. बट ये मत सोचें कि यंगर एज ग्रुप में मोर्टेलिटीज नहीं हो रही. वी हैव लॉस्ट सम पीपल. अखबारों में भी आप पढ़े होंगे, दूसरे हॉस्पिटल से भी हमें खबर आती है कि 30-35 साल के लोग भी, वेरी हेफ्टी यंग मैन, जिसको देख के आप सोच नहीं सकते कि इतनी जल्दी कुछ हो जाएगा, ऐसे केसेस को भी कोरोना ने छोड़ा नहीं. और नॉट ओनली दैट, दे कुडंट सर्वाइव. सो ये मत कोई सोचे कि मैं इस एज ग्रुप में नहीं हूं तो मेरे को होगा तो बिल्कुल माइल्ड होगा. सॉरी, वी हैव सीन कि ऐसा नहीं है. उनमें भी इट कैन बी वेरी सिवियर, वेरी सिवियर. यस सर. तो पूरी बातचीत का लबोलुआब यही है कि अभी हमें जो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड है कोरोना का, उसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारी करनी होगी. ऐसे बिल्कुल खुले सोशल डिस्टेंसिंग को इग्नोर कर, इन तमाम बातों को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा. हमें प्रिकॉशंस लेनी होंगी और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक वैक्सीन है जब तक असल वैक्सीन नहीं आ जाता. क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल. और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो कि कोरोना हो सकता है, कई लोग टेस्ट कराने से डर रहे हैं. मैं इसलिए ये चीज पॉइंट उठा रहा हूं. कई लोग टेस्ट कराने से डर रहे हैं, तो टेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए. पहली बात तो ये, उससे आप जागरूक हो जाएंगे, ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे. लेकिन अगर नहीं भी करा रहे, वॉट एवर द रीजन, तो आप घर में अपने आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को बाकी सारे फैमिली मेंबर से कम 2 हफ्ते, प्रेफरेबली 3 वीक्स, लेकिन मिनिमम 2 वीक्स वो जरूर करिए अगर आपका टेस्ट नहीं भी होता तो. ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपने गिनाए हैं, उसको ध्यान में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें पंजाब केसरी ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू श्रमित, थैंक यू वेरी मच.